हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 11th क्लास का चैप्टर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर 3 में टॉपिक है मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न शोध विधियों जैसे कि प्रयोग विधि, सर्वेक्षण विधि और केस स्टडी का पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें प्रयोगात्मक विधि पढ़ेंगे। तो प्रयोगात्मक विधि पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि जो मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में पहुंचाने का जो श्रेय है वास्तव में प्रयोगात्मक विधि को ही है, क्योंकि 1879 में लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, जो कि जर्मनी में है, वहाँ विल्हेम वुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है, उसकी स्थापना किए थे। उसी के बाद से प्रयोगों के माध्यम से आज नित्य नए अनुसंधान किए जा रहे हैं। तो मनोवैज्ञानिक की कई विधियां हैं जिनमें प्रयोगात्मक विधि सबसे प्रधान है। इसमें प्रयोगकर्ता प्रयोज्यों को विभिन्न समूहों में यादृच्छिक आवंटन करता है और स्वतंत्र चर को मापकर इसका प्रभाव आश्रित चर पर अध्ययन करता है। प्रयोगात्मक विधि मात्र एक ऐसी विधि है, ऐसी मनोवैज्ञानिक विधि है जिसके माध्यम से प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर में कारण परिणाम संबंध कायम कर पाता है। और स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ करता है, और आश्रित चर वैसे चर को कहा जाता है जिसके बारे में प्रयोगकर्ता पूर्व कथन करता है। प्रयोगकर्ता जिन चरों को अपने प्रयोग के दौरान नियंत्रित करके रखता है उसे बहिरंग चर कहा जाता है, और जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे प्रयोगात्मक समूह तथा जिस समूह में स्वतंत्र चर अनुपस्थित रहता है उसे नियंत्रित समूह कहा जाता है। कुछ स्वतंत्र चर ऐसे होते हैं जिसमें प्रयोगकर्ता सीधे या प्रयोगात्मक ढंग से जोड़ तोड़ उत्पन्न कर सकता है, जिसे टाइप ई कहते हैं, जैसे आवाज की तीव्रता, रोशनी की तीव्रता। और कुछ जो स्वतंत्र चर ऐसे होते हैं जिनमें प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ सीधे ना करके मात्र चयन के द्वारा ही अध्ययन करते हैं, जैसे कि टाइप एस इसका उदाहरण है। तो जो स्वतंत्र चर वह होता है जिसमें प्रयोगकर्ता जो होता है, प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता होता है, वो मैनिपुलेट करता है प्रयोग से। शोधकर्ता मैनिपुलेट कोई भी अपना कर सकता है ताकि यह देखा जा सकता है कि दूसरे चर जो आश्रित चर होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्वतंत्र चर दो प्रकार का होता है, टाइप ई और टाइप एस। स्वतंत्र चर कारण होता है और आश्रित चर प्रभाव होता है। जैसे कि शिक्षण पद्धति जिसे शोधकर्ता बदलता है वो हो गया स्वतंत्र चर, कि कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, कौन सी शिक्षण पद्धति का उपयोग करेंगे कि छात्रों का रिजल्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ जो शिक्षण पद्धति है उसे बार बार घटाया या बढ़ाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। और आश्रित चर हुआ छात्रों का परीक्षा का अंक, जो परीक्षा का जो निष्पादन जो फल आया वो हुआ आश्रित चर। तो प्रयोग में जब किसी निरूपण के प्रति अनुक्रिया या आश्रित चर की अनुक्रिया का कारण निरूपण न होकर उसके प्रति विशेष तरह की प्रत्याशा होती है तो इसे प्लेसो इफेक्ट कहा जाता है। और जब प्रयोगकर्ता के पूर्व विचार से प्रयोगों का व्यवहार का प्रयोगात्मक परिणाम की व्याख्या प्रभावित होती है तो इसे प्रयोगकर्ता पूर्वाग्रह, जो एक्सपेरिमेंटल बेस भी कहा जाता है, और इसे रोजेंथल इफेक्ट भी कहा जाता है। तो किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रयोग के 5 अंग होते हैं। पहला प्रयोगकर्ता, जो कि जो व्यक्ति होता है जो प्रयोग करता है। दूसरा प्रयोज्य, जिस पर प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रयोगशाला, जहाँ प्रयोग होता है उसकी स्थिति जो होती, उस परिस्थिति जो होती है वो काफ़ी नियंत्रित होती है। उसमें कुछ जो होता है प्रयोगशाला उपकरण का यूज़ किया जाता है, यंत्रों का यूज किया जाता है और व्यवहारों का वहाँ मापन किया जाता है। यंत्रों का उपयोग करके डेटा को कलेक्शन किया जाता है। फिर आता है तो मनोवैज्ञानिक प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण अंग परिवर्त या चर होता है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रयोगात्मक विधि के गुण। नियंत्रित प्रयोगात्मक विधि में व्यवहार एवं मानसिक क्रियाओं का अध्ययन नियंत्रित अवस्था में किया जाता है, अतः इससे प्राप्त निष्कर्ष की आंतरिक वैधता काफ़ी अधिक होती है। और दूसरा होता है वस्तुगत, अवैयक्तिक एवं निष्पक्ष अध्ययन। प्रयोगात्मक विधि की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसके माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होती है वह वस्तुगत, अवैयक्तिक तथा पक्षपात रहित होती है, अतः इससे प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होती है। तीसरा होता है पुनरावृत्ति। प्रयोगात्मक विधि में पुनरावृत्ति का गुण पाया जाता है और प्रयोगकर्ता द्वारा प्राप्त परिणामों को दूसरे अध्ययनकर्ता पुनः इसे जांचकर परिणामों की सत्यता की
जांच कर सकता है कि एक बार अगर कोई रिजल्ट आया तो उसको दूसरा कोई भी रिसर्चर जो होता है उसके परिणामों की दोबारा से रीचेक कर सकता है। चौथा हुआ परिगणात्मक निरूपण। इस विधि से प्राप्त आंकड़े की संख्या में होती है, अतः इसका परिगणात्मक निरूपण संभव है। पांचवा होता है पृथकीकरण। तो प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता अनेक चरों में किसी एक चर को चुनकर अध्ययन कर सकता है। इतने गुणों के बावजूद भी इसमें कुछ दोष भी हैं। पहला जो दोष होता है अस्वाभाविक वातावरण। इस विधि पर सबसे पहले आपत्ति यह आती है कि यह व्यक्त की जाती है कि नियंत्रित अवस्था कृत्रिम होती है। जैसे कि अगर कोई डॉग है, वो उसका पेट पेरेंट्स के साथ उसका टेम्परामेंट देखने की, वो अपने जो पेट पेरेंट्स है उसके साथ देखकर, जो उसका ओनर है उसके साथ उसका कैसा टेम्परामेंट रहता है, उसको देखकर वो कैसा व्यवहार करता है। तो उसको हम नेचुरल वे में, अगर हम लोग स्वाभाविक परिस्थिति में देखेंगे तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन उसको अगर हम लोग प्रयोगशाला में देखेंगे तो जो डॉग है वो भी शांत हो जाएगा, वो भी अच्छा रिएक्ट नहीं करेगा। या तो शांत हो जाएगा या फिर उसका टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। वो अच्छा रिजल्ट जो स्वाभाविक होता है वो स्वाभाविकपन वहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ इसका ये एक दोष आ गया। दूसरा होता है सीमित क्षेत्र। मनोवैज्ञानिक प्रयोग का क्षेत्र बहुत अधिक सीमित होता है। कुछ ऐसी मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती है जिनका अध्ययन प्रयोगों द्वारा संभव नहीं है, जैसे जातीय दंगे, सामाजिक तनाव, भीड़, स्वप्न, अचेतन। जैसे कि अगर हमें देखना है कि दुर्गा पूजा में जो भीड़ है वहाँ पे अगर दंगा हो गया, तो अगर कोई राइट्स हो गया तो उसका वो क्यों हुआ, तो उसका हम लोग प्रयोगशाला में अध्ययन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें वहाँ फील्ड में जाके उस एरिया में जाकर अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसलिए ये भी गलत सिद्ध हो गया। तीसरा हो गया प्रयोगकर्ता का व्यक्तित्व। प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता की पूर्वधारणा, व्यक्तिगत अनुभव, मनोवृत्ति आदि का प्रभाव पड़ता है, फलतः परिणाम वैध तथा विश्वसनीय नहीं होता है। चौथा, नियंत्रण का अभाव। प्रयोगात्मक विधि का एक बहुत बड़ा दोष यह है कि प्रयोगशाला में भी परिस्थितियां पूर्ण नियंत्रित नहीं हो पाती, फलतः निष्कर्ष गलत होने की संभावना बनी रहती है। और पांचवा जो है, मनुष्यों पर सभी प्रकार का अध्ययन संभव नहीं है। इस विधि पर यह आपत्ति लगाई जाती है कि सभी प्रकार के प्रयोग मनुष्यों पर नहीं संभव है। ये कुछ कुछ जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग है वो जानवरों पर किया जाता है, जो जिसका नैतिक मूल्य भी काफ़ी खराब होता है, एथिकल वैल्यू उसका अच्छा नहीं होता है। और वही और उसी से प्राप्त निष्कर्ष को मनुष्यों पर भी थोप दिया जाता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रयोगात्मक विधि में बहुत सारे दोष है, परंतु इन दोषों के बावजूद यह सबसे अधिक और वैज्ञानिक विधि है।